आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का मतलब है कि प्लांट के अंदर कुछ सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। जैसे रूट पानी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो ऑर्गन्स जो पानी को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जैसे स्टेम है, लीफ है, वहाँ पर भी इस पानी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए रूट से पानी को उन ऑर्गन्स तक भी पहुँचाना होगा जहाँ पानी को एब्जॉर्ब तो नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पानी की ज़रूरत है। इसी तरह से जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑर्गेनिक फूड की सिंथेसिस कराती हैं, और इस ऑर्गेनिक फूड की सिंथेसिस होने के बाद इस ऑर्गेनिक फूड को उन पार्ट्स में भेज दिया जाता है जहां ये ऑर्गेनिक फूड बन तो नहीं रहा, लेकिन इसकी ज़रूरत है। यानी सब्सटेंसेस को प्लांट बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जब भी किसी चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसको भेजने के लिए हमें किसी न किसी साधन को इस्तेमाल करना होता है। जैसे हम सिटी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना चाहें, अपने घर से किसी मार्केट प्लेस तक जाना चाहें, तो हम किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। या तो वो हमारी अपनी पर्सनल कार हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, बस है, टेम्पो है। इसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसी तरह से प्लांट में जब कोई सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए कौन कौन से साधन प्लांट में उपस्थित हैं, उनको हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स मतलब है साधन। कौन कौन से वो साधन हैं जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पहले 3 मीन्स को डिस्कस करेंगे। तीन साधन आपको बताएंगे प्लांट में जिसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। एक कहलाता है डिफ्यूजन, दूसरा कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले जिस पार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे वो है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का मतलब देखिए क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि प्लांट के अंदर किसी सब्सटेंसेस का मूवमेंट, वो भी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो मूवमेंट होता है जिसको हम डिफ्यूजन कह रहे हैं, इसमें सब्सटेंसेस के मूवमेंट के दौरान मेम्ब्रेन यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन प्रेजेंट भी हो सकती है और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एब्सेंट भी हो सकती है। इसीलिए आगे लिखा जाता है विद और विदाउट द मेम्ब्रेन। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लें। हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है। मान लेते हैं कोई सब्सटेंस ए है और प्लांट में इसका मूवमेंट हो रहा है इन 2 पॉइंट के बीच में।
तो जो सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है, अब इस ए पॉइंट पे ए सब्सटेंस के 10 मॉलिक्यूल्स हैं और इस पॉइंट पर इसी ए सब्सटेंस के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो कहा जाएगा कि इस पॉइंट पे ए सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इस पॉइंट पे ए सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये जो ए सब्सटेंस है, इसके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी वहाँ से मूव करेंगे जहाँ वो ज़्यादा हैं, वहाँ पर मूव करेंगे जहाँ वो कम है। और ऐसा होने में बीच में कोई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो भी सकती है और नहीं भी। पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में जब भी हम बात करते हैं किसी सब्सटेंस के मूवमेंट की और वहाँ बात कर रहे होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जैसे डिफ्यूजन में ही कहा कि जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ से, जहाँ वो कम है वहाँ तक। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है तो प्लांट फिजियोलॉजी में इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मूवमेंट अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन ये वर्ड आप तभी यूज़ कर सकते हैं अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग वर्ड तभी यूज़ होता है जब मूवमेंट हो रहा हो H to L, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तब आप कहेंगे मूवमेंट हो रहा है अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ अलोंग वर्ड इंपॉर्टेंट है। अलोंग वर्ड तभी आएगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ जब मूवमेंट H to L हो रहा हो। ऐसे मूवमेंट के लिए एक नाम और है और वो ये है कि जब भी मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ तो इसको कहते हैं हम लोग डाउन हिल मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन हिल मूवमेंट। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, डाउन हिल मूवमेंट। आगे देखिए, जब भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, या तो मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में या मेम्ब्रेन की एब्सेंस में, तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन में कभी भी एनर्जी खर्च नहीं होती, यानी डिफ्यूजन में एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिफ्यूजन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ये अपने आप हो रहा है। यानी जो सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं, जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है, सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, इसमें एनर्जी का कोई खर्चा नहीं है। तो फिर ये पूछा ज़रूर जाएगा कि ये फिर कैसे मूव कर जा रहे हैं जब इसमें एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो कहा जाएगा जब भी कोई सब्सटेंस जब भी कोई सब्सटेंस 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर होता है, मोर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें पाए जाने वाले सारे मॉलिक्यूल्स में या पार्टिकल्स में एक एनर्जी पाई जाती है, खुद की एनर्जी, उसको कहते हैं इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी। ये वर्ड इनहेरेंट ज़रूर याद रखेंगे, इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी कोई सब्सटेंस 0 डिग्री से ऊपर होता है उसमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स में इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी ही है जिसके वजह से सब्सटेंस एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे मूव कर जाता है। तो ये बातचीत है मेनली डिफ्यूजन की। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन,
यहाँ पर लिख ले रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। ये जो सेकंड पार्ट है फैसिलिटेटेड, ये नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेंगे हम लोग, यहाँ पर पूरा डिफ्यूजन कर ले रहे हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन में देखिए कहा जाता है कि डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल्स का साइज जितना बड़ा डिफ्यूजन उतना हल्के होगा, पार्टिकल्स का साइज जितना छोटा डिफ्यूजन उतनी तेज़ी से होगा। तो ये तो पहला फैक्टर हो गया। सेकेंड पे आए, अगला है डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई पार्टिकल की डेंसिटी या कह सकते हैं किसी सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका डिफ्यूजन कम होगा, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी कम है तो उसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर आपने किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसका रीज़न क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सब्सटेंस का इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोर्थ पार्ट है, इसको सिर्फ लिख लेंगे, आगे इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। और लास्ट है डिफ्यूजन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को एक बार समझ लिया जाए। मान लेते हैं ये दो पॉइंट हैं जिनके बीच में डिफ्यूज़न हो रहा है, और जिस सब्सटेंस का डिफ्यूज़न हो रहा है वो सब्सटेंस ए है। अब इस ए सब्सटेंस का इस पॉइंट पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं और इस पॉइंट पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये केस 1 हुआ। केस 2 में इस पॉइंट पे इस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स 10 ही हैं, लेकिन इस जगह पर ए सब्सटेंस के मॉलिक्यूल 8 हो गए। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस। तो यहाँ देखिए कितना कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, 8। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस कितना है, 2। तो यानी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कम है, यानी कॉन्सेंट्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पर कम और यहाँ पर ज़्यादा है। तो जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वहाँ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कम होगा वहाँ डिफ्यूजन भी कम होगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को पढ़ाने के लिए हम पहले एक मेम्ब्रेन लेके चलेंगे। ये मेम्ब्रेन है, यहाँ से यहाँ तक ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब कोई सब्सटेंस ए है, इस सब्सटेंस ए का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस साइड पर हाई है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और इसी सब्सटेंस ए का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर की तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर कोई पूछे कि भाई इस सब्सटेंस ए का डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा, कहते हैं सब्सटेंस ए का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यही पढ़ा है पीछे कि भाई सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या तो मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में या मेम्ब्रेन के एब्सेंस में। तो यहाँ मेम्ब्रेन की प्रेजेंस ले रखी है।
अब ये जो बात हमने यहाँ कही कि सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर गया, ए सब्सटेंस, ये तभी सही है जब ये जो ए सब्सटेंस है यहाँ पर ये नॉन पोलर हो। ये बात तब सही है कि जब ये नॉन पोलर होगा। मूवमेंट तभी होगा जब ये नॉन पोलर होगा। यानी नॉन पोलर का एक वर्ड और भी है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सब्सटेंस हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग। हाइड्रोफोबिक है, या सेल के केस में कह लें कि लिपिड लविंग है, यानी लिपोफिलिक है। यानी ये सब्सटेंस ऐसा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड में डिसॉल्व हो जाता है या सॉल्युबल हो जाता है, और ये सॉल्युबल होते हुए आर पार निकल जाता है। अगर यही केस हम पोलर के लिए लेके चलें, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब यही केस हम पोलर के लिए लेके चलें कि सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है बी, इसका बाहर की तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर की तरफ यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, और किसी ने हमें बता दिया कि ये जो सब्सटेंस बी है ये पोलर है। पोलर का मतलब होता है ये है हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लविंग है ये, और अगर वाटर लविंग है तो ये हो जाएगा लिपोफोबिक। इसका मतलब ये जो सब्सटेंस भी है, क्योंकि ये पोलर है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड में ये सॉल्युबल नहीं होगा। तो भले ही इसका एक जगह कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और दूसरी जगह कम है, ये टेंडेंसी तो इसकी होगी कि ये यहाँ से यहाँ मूव करे, लेकिन मूव कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होना है तो इसे फॉस्फोलिपिड में सॉल्युबल होना ज़रूरी है। केवल एक तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन होना और दूसरी तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन होने से मूवमेंट नहीं होगा। अगर वहाँ पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो फिर ये ज़रूरी है कि वो सब्सटेंस जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करना चाह रहा है, वो सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड में सॉल्युबल हो। अगर सॉल्युबल नहीं है तो भले ही बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन, अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो, तब भी ये सब्सटेंस डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा। तो सवाल ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिर पोलर सब्सटेंसेस कैसे पास होते होंगे, क्योंकि सिर्फ डिफ्यूजन से तो ये पास नहीं हो रहा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पोलर सब्सटेंसेस कैसे पास होंगे, क्योंकि पोलर सब्सटेंसेस तो फॉस्फोलिपिड में सॉल्युबल नहीं है, तो ये पास नहीं हो सकते। तो डिफ्यूजन से पोलर सब्सटेंसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस पास नहीं कर सकते। वहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब देखिए क्या है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसमें हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह, लेकिन अपने आप नहीं। ये होता है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जो इस पोलर सब्सटेंस की मदद करेंगे मूव करने में फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिना प्रोटीन के ये पास नहीं हो सकता। तो जब भी कोई सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट किसी प्रोटीन की सहायता से, तो फिर ये साधारण डिफ्यूजन नहीं होता, इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं।
अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिल्कुल डिफ्यूजन की ही तरह है, डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन अधिकतर बातें इसकी एक सी हैं। जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसके लिए वर्ड हम लोग लिख चुके हैं अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको एक नाम और दिया था हम लोगों ने, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड भी डाउन हिल ट्रांसपोर्ट का उदाहरण है। इसमें भी यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह है। नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो फिर डिफरेंस क्या है? कहते हैं डिफरेंस यही है कि यहां पर दिखाई देगा मूवमेंट with the help of proteins। डिफ्यूजन में प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन की ज़रूरत है। बिना प्रोटीन के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी पोलर सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन नहीं हो सकता। अब जो ये प्रोटीन यहाँ पर है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दो तरह का होता है। एक को कहते हैं चैनल्स, और दूसरे को कहा जाता है कैरियर प्रोटीन्स। तो जिन प्रोटीन की मदद से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, उन प्रोटीन्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कहलाते हैं चैनल प्रोटीन्स और दूसरे कहलाते हैं कैरियर प्रोटीन्स। अब चैनल प्रोटीन के बारे में बात की जाए तो चैनल प्रोटीन के लिए इस तरीके से बातचीत है कि मान लेते हैं कि ये एक चैनल प्रोटीन है, ये चैनल प्रोटीन है। तो चैनल प्रोटीन का मतलब क्या होता है? कहते हैं ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर छेद हो, पोर हो। ये देखिए पोर दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये जो पोर इस प्रोटीन के अंदर दिखाई दे रहा है, पोर की वजह से इसको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन। तो जितने भी चैनल प्रोटीन्स होते हैं सब में पोर्स दिखाई देते हैं। तो चैनल प्रोटीन के लिए पहली बात तो इम्पॉर्टेंट ये लिखनी रहती है कि इसमें पोर प्रेजेंट होता है। पोर जो है इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, कैरियर प्रोटीन में पोर का कोई चक्कर नहीं। जैसे ये पेन है मेरे पास, आप देख रहे हैं इसमें बीच में कोई छेद नहीं। तो जितने भी कैरियर प्रोटीन्स होते हैं उसमें पोर नहीं होता, वो बिल्कुल सॉलिड होते हैं। तो इसमें जो पोर है वो एब्सेंट है। ये जो हम लिख रहे हैं ये एब्सेंट है, माइनस एंटी एब्सेंट प्लस एंटी प्रेजेंट। चैनल जितने होते हैं इनके थ्रू जब ट्रांसपोर्ट होता है तो फास्टर होता है। भाई इसमें छेद है, एक तरफ से चीज़ डाली दूसरी तरफ से निकल आई, तो इसमें ट्रांसपोर्ट फास्टर है। अगर कोई ट्रांसपोर्ट की स्पीड पूछ ले चैनल प्रोटीन्स के थ्रू तो कहा जाता है 10 की पावर 8 आयंस, आयंस का मतलब हो गया पोलर सब्सटेंस है, पर सेकेंड। अब इधर की बात की जाए तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है कैरियर प्रोटीन्स के केस में, ट्रांसपोर्ट यहाँ स्लोअर है, मतलब चैनल के मुकाबले थोड़ा धीमे होता है ये ट्रांसपोर्ट। इसकी स्पीड को देख लिया जाए तो कंपेयर करने में आसानी होगी कि हाँ ये वाकई स्लो है। ये आता है 100 to 1000 आयंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में 100 से 1000 आयन पास होते हैं, और इसमें तो आप देख रहे हैं एक सेकेंड में 10 की पावर 8 आयंस पास होते हैं। तो ये फास्टर है। अब हम लोग अभी बात कर रहे थे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटीन की मदद से होता है। प्रोटीन दो तरह के हैं, चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स। तो हम लोग पहले स्टडी करेंगे चैनल्स की। चैनल्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं।
तीन तरह के चैनल्स होते हैं। पहले हम लोग नाम लिख लें। एक कहलाता है आयन चैनल, एक कहलाता है वाटर चैनल, और तीसरा कहलाता है पोरेंस। तो आयन चैनल, वाटर चैनल और तीसरा पोरेंस। कंपैरेटिव स्टडी पहले देखते हैं। तीनों में, क्योंकि ये चैनल है तो तीनों में पोर्स तो प्रेजेंट होंगे ही, बिना पोर के तो हो नहीं सकता, क्योंकि जितने चैनल्स होते हैं सब में पोर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो साइज़ है पोर का, साइज ऑफ पोर आयन चैनल्स में ये छोटा होता है, स्मॉल। जो छेद था वो बहुत छोटा सा होता है। यहाँ पर जो साइज है पोर का, यहाँ पर भी छोटा है। तो आयन चैनल, वाटर चैनल में पोर का साइज छोटा ही रहता है, जबकि साइज ऑफ पोर जो है पोरेंस के केस में लार्ज होता है। इसमें पोर का साइज बहुत बड़ा रहता है। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं आयन चैनल्स की डिटेल पे। ये कंपैरिजन हो गया कि तीनों में पोर है लेकिन क्या अंतर है। अब हम लोग आते हैं आयन चैनल्स की डिटेल पे। नाम ही बता रहा है ये चैनल किसको ट्रांसपोर्ट करता होगा, आयंस को। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये हो गया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अकर। तो इस चैनल के थ्रू आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। आगे देखिए, अब जो आयन चैनल्स हैं वो फर्दर दो तरह के होते हैं। ये पूरी डिटेल एनसीईआरटी में है, शॉर्ट में दिया हुआ है। ये रिक्वायर्ड है कि आपको पता हो ये सारी चीज़। कुछ आयन चैनल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, ऑलवेज ओपन, हमेशा खुले रहेंगे, वो चैनल कभी बंद नहीं होते। और कुछ आयन चैनल्स ऐसे होते हैं जो खुल सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं, यानी कैन ओपन और क्लोज। किस चीज़ के बेसिस पे ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। भाई जब चीज़ों की ज़रूरत हुई तो खोल दिया, और जब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह गई तो उसी चैनल को बंद कर दिया। जो आयन चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं इन्हें हम अपगेटेड आयन चैनल्स कहते हैं। ध्यान दीजिए टर्म पर, अपगेटेड आयन चैनल्स। और जो खुलते हैं, बंद होते हैं, उन्हें कहा जाता है गेटेड आयन चैनल्स। गेटेड आयन चैनल्स। अब जो गेटेड आयन चैनल्स हैं, यानी जो खुलते हैं, बंद होते हैं, वो दो तरह के हैं। जो आयन चैनल्स खुल सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं, उनका खुलना और बंद होना अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द्वारा नियंत्रित है, यानी गेटेड चैनल्स विच आर रेगुलेटेड, मतलब नियंत्रित होते हैं, जिनका खुलना बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द्वारा। कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द्वारा?
कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो अगर कोई गेटेड आयन चैनल खुल रहा है और बंद हो रहा है, और इसके खुलने और बंद होने को कौन नियंत्रित कर रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। तब ऐसा गेटेड आयन चैनल कहलाता है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल कहाँ दिखाई देता है ये? तो इसका बढ़िया उदाहरण है, जूलॉजी के टीचर आपको बताते हैं, सोडियम चैनल्स इन न्यूरॉन। जूलॉजी में बताया जाता है आपको सोडियम चैनल्स इन न्यूरॉन। जब आपको रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन न्यूरॉन में बताया जाता है, तो जो सोडियम आयंस का मूवमेंट होता है वो इसी चैनल के थ्रू होता है। अगला देखिए, अगर गेटेड आयन चैनल का खुलना और बंद होना नियंत्रित किया जा रहा है किसी केमिकल द्वारा या लिगेंड द्वारा, यानी गेटेड चैनल आर regulated by some chemicals और ligand, केमिकल और लिगेंड द्वारा, तब ऐसे गेटेड चैनल्स कहलाते हैं लिगैंड गेटेड चैनल। लिगैंड गेटेड चैनल, इसका बढ़िया उदाहरण है कैल्शियम चैनल इन न्यूरॉन। इन न्यूरॉन आर रेगुलेटेड बाय, किस केमिकल द्वारा रेगुलेटेड होगा? हम लोग नाम खूब पढ़े रहते हैं, साइनेप्स पे इसका फंक्शन एसिटाइल कोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन द्वारा नियंत्रित होता है। अब हम लोग अगले पार्ट की तरफ आते हैं जो है वाटर चैनल। नाम ही बता रहा है इससे क्या पास होगा, पानी। और इसे हम लोग एक्वापोरिन भी कहते हैं। एक्वा माने ही होता है वाटर, पोरिन माने पोर यानी चैनल, ऑल्सो नोन एज, ध्यान रखें इसको कहा जाता है एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स। और बायोलॉजिकल सिस्टम में 8 प्रकार के एक्वापोरिन्स पाए जाते हैं। 8 टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये 8 की संख्या ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक्वापोरिन वाला पार्ट, तो 8 एक्वापोरिन्स होते हैं। इसको हम सर्कल कर दे रहे हैं, देखिए 8 है, 8 एक्वापोरिन्स। अब हम यहाँ पर एक वाटर चैनल को थोड़ा सा बना के भी दिखाएंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें पहले तो हम ये देखिए, ये वो प्रोटीन्स हैं जो वाटर चैनल बना रहे हैं। ये रेड कलर से हैं वो प्रोटीन्स जो वाटर चैनल बना रहे हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या है, वाटर चैनल है। अब वाटर चैनल का जो डायमीटर होता है वो होता है लगभग 3 एंगस्ट्रॉम का, और
कोइंसिडेंस है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उस एक वाटर मॉलिक्यूल का साइज़ भी लगभग 3 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब वाटर चैनल से पास होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स सिंगल लेयर में पास होते हैं, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल का साइज़ 3 एंगस्ट्रॉम, दूसरे का साइज़ 3 एंगस्ट्रॉम, तो ये वाला इस वाले के बगल में नहीं आ सकता, क्योंकि छेद की जो थिकनेस है या डायमीटर है वो भी कितनी है, 3 एंगस्ट्रॉम, और साइज़ जो है वो भी कितना है, 3 एंगस्ट्रॉम। तो ये एक लेयर में यानी आगे पीछे कतार में होके निकलते हैं। तो वाटर मूवमेंट जो यहाँ पर है वो है सिंगल लेयर में। वाटर मूवमेंट इन अ सिंगल लेयर में वाटर मूवमेंट है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, पोरेंस। साइज ऑफ पोर तो बड़ा है ही, आप देख रहे हैं। कोई पूछे कि इससे कौन सी चीज़ पास होती है, या तो आयन पास हो रहा है या वाटर पास हो रहा है, तो यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल साइज्ड प्रोटीन्स, स्मॉल साइज प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो पोरेंस हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पोरेंस कहाँ पाए जाते हैं। तो कहते हैं पोरेंस जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये दोनों सेल ऑर्गेनल जो हम नाम ले रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दोनों आप जानते हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन में पाया जाता है, यानी आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं पोरेंस। तो पोरेंस जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन। और कहाँ पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आप जानते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है उसमें पोरेंस पाए जाते हैं। तो ये पार्ट हमारा हो गया चैनल्स का। अगला भाग है दूसरे प्रकार के प्रोटीन्स जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भाग लेते हैं, और वो हैं कैरियर प्रोटीन्स। तो अगला पार्ट है इसमें कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स। अब कैरियर प्रोटीन्स जो हैं उनमें ट्रांसपोर्ट दो तरह से दिखाया जाता है। पहले हम डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये रेड कलर से हमने बना दिया है एक कैरियर प्रोटीन। दूसरा डायग्राम भी यहीं बना लें, एक साथ समझाना रहेगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसमें ये जो रेड कलर से हमने बनाया है ये है कैरियर प्रोटीन। अब अगर कैरियर प्रोटीन की मदद से दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स एक साथ ट्रांसपोर्ट किए जाएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, दो प्रकार के
मॉलिक्यूल्स अगर ट्रांसपोर्ट किए जाएं एक साथ कैरियर प्रोटीन की मदद से थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। तो पहला तरीका जो ट्रांसपोर्ट का है कैरियर प्रोटीन की मदद से, वो है को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट का मतलब देखिए, को ट्रांसपोर्ट का मतलब हो जाता है कि 2 टाइप्स ऑफ molecules are transported through plasma membrane with the help of कैरियर प्रोटीन्स। तो अगर कैरियर प्रोटीन की मदद से 2 अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाए एक ही समय में, साइमल्टेनियसली, तो इसे कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। अब इसको पहले समझ लें इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। 2 अलग प्रकार के सब्सटेंसेस ले लेते हैं हम लोग। देखिए, एक सब्सटेंस ए है और दूसरा बी है। ए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इसी प्रोटीन से पास हुआ और बी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इसी प्रोटीन के सहारे पास हुआ। तो एक कैरियर प्रोटीन है, 2 तरह के सब्सटेंसेस को एक ही समय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसी को क्या कहा? को ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर भी ऐसे ही बना लें। देखिए, ये ए यहाँ पहुँच गया, बी है, ठीक। यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला एक कैरियर प्रोटीन 2 तरह के मॉलिक्यूल्स को एक समय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये भी को ट्रांसपोर्ट है, ये भी को ट्रांसपोर्ट। अंतर दिख रहा है। यहाँ पर को ट्रांसपोर्ट में दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और यहाँ पर दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक अंदर की तरफ तो एक बाहर की तरफ। जब दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो, इन केस ऑफ को ट्रांसपोर्ट, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है सिम्पोर्ट। और अगर 2 तरह के मॉलिक्यूल्स कैरियर प्रोटीन द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट किए जाएं और वो डिफरेंट डायरेक्शन में हों या डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किए जाएं, तो इसे कहा जाता है एंटीपोर्ट। तो को ट्रांसपोर्ट 2 तरह का हो गया, एक सिम्पोर्ट और दूसरा क्या? एंटीपोर्ट। दूसरे प्रकार पे आ जाते हैं। ये फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने ये एक रेड कलर से कैरियर प्रोटीन बना रखा है। अब यहाँ पर एक प्रकार के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस विद द हेल्प ऑफ ए कैरियर प्रोटीन। तो यहाँ पर कैरियर प्रोटीन द्वारा केवल एक प्रकार के मॉलिक्यूल को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जब एक प्रकार के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तब ऐसे प्रकार का ट्रांसपोर्ट कहलाता है यूनिपोर्ट। तो ये को ट्रांसपोर्ट हो गया और ये यूनिपोर्ट। अब बात की जाएगी कि भाई जो कैरियर प्रोटीन्स हैं इनमें तो कोई छेद भी नहीं होता, तो ये किस तरह से सब्सटेंसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं। चैनल्स में तो आसान है, आप कह रहे हैं पोर के एक तरफ डाला दूसरी तरफ निकल आया, लेकिन कैरियर प्रोटीन में तो कोई पोर ही नहीं है।
तो किस तरह से कैरियर प्रोटीन सब्सटेंसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा देता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैरियर प्रोटीन के थ्रू किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने दिखा रखी है, ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है। ये जो ग्रीन कलर्स हमने दिखाया है ये कैरियर प्रोटीन्स है, ये कैरियर प्रोटीन्स हैं। कैरियर प्रोटीन्स। अब होगा क्या कि मान लेते हैं कि आउटर साइड पे कोई सब्सटेंस है जो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे है, ये मैंने बनाया हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल इस कैरियर प्रोटीन के बाइंडिंग साइट से जाके अटैच कर जाएगा। एक जाके बाइंडिंग साइट से अटैच कर गया, ठीक, बाइंडिंग साइट से अटैच कर दिया। जैसे ही ये मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट से अटैच करेगा, इस पूरे कैरियर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में तेज़ी से बदलाव आने लगेगा। इस बदलाव को अच्छी भाषा में हम लोग कन्फॉर्मेशनल चेंज कहेंगे। कन्फॉर्मेशनल चेंज यानी जैसे ही ये सब्सटेंस, इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट पे, ये जो हमने खुली साइट दिखा रखी है ये बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट पर आके अटैच करेगा, इस पूरे कैरियर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी से बदलाव आएगा। और जो एक्टिव साइट पहले यहाँ पर प्रेजेंट थी, ये देखिए खुला हुआ मुंह जो है, ये एक्टिव साइट स्ट्रक्चर में चेंज के कारण फिसलती हुई अंदर की तरफ चली जाएगी। ये देखिए एक्टिव साइट तो अंदर जाएगी, साथ में जो आयन इसमें फंसा हुआ था वो भी अंदर की तरफ इसी एक्टिव साइट के स्लिप होने के कारण पहुंच जाएगा। अब जैसे ही ये एक्टिव साइट इनर साइट पर पहुंचेगी तो उस समय इस आयन का इस कैरियर प्रोटीन की एक्टिव साइट से जो एफिनिटी थी वो कम हो जाएगी, यानी जो इसकी बॉन्डिंग यहाँ पर थी वो कमज़ोर पड़ जाएगी। और जब बॉन्डिंग कमज़ोर पड़ेगी तो अल्टीमेटली ये आयन जो है ये अंदर की तरफ फेंक दिया जाएगा। तो ये मैकेनिज़्म है ट्रांसपोर्ट का कि भाई कैरियर प्रोटीन में बाइंडिंग साइट है, पहले बाइंडिंग साइट से आयंस आके अटैच कर गए, जैसे ही आयंस अटैच करे पूरे कैरियर प्रोटीन के कन्फॉर्मेशन में यानी स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। स्ट्रक्चर में जब चेंज आया तो जो बाइंडिंग साइट अभी तक बाहर पाई जाती थी, अब वो बाइंडिंग साइट उस आयन के साथ अंदर की तरफ स्लिप कर गई। और जैसे ही ये बाइंडिंग साइट आयन के साथ अंदर आई, तुरंत इस आयन का इस बाइंडिंग साइट के लिए एफिनिटी कम हो गई। और जब इसकी बॉन्डिंग इस बाइंडिंग साइट से कम हो गई तो ये आयन यहाँ से रिलीज़ हुआ और अंदर की तरफ चला गया। ये मैकेनिज़्म है ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तीसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे और वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।